बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 ओवरहेड्स। ओवरहेड्स मींस एक्सपेंसेस और इसमें जो मोस्टली हम लोग बात कर रहे होते हैं वो हमारे पास होती है फैक्ट्री ओवरहेड से रेलिवेंट, जिसको इन शॉर्ट हम लोग FOH कहते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स। इनको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी कहा जाता है, इनको प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बेसिकली क्या होता है कि हम लोगों ने ना कॉस्ट ऑफ एसिड को डिटरमिन, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ अ यूनिट को डिटरमिन करना होता है। अगर हमारे पास कॉस्ट ऑफ अ यूनिट होगी तो हम उसकी सेल प्राइस को डिटरमिन कर पाएंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने देखना है कि एक यूनिट बनाने पर मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, एक यूनिट बनाने पर हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है। जब हम लोग टोटल कॉस्ट की कैलकुलेशन पर जाते हैं तो अगर बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में जरा इसको देखें, वैसे तो आप लोगों ने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पढ़ा था PRC के अंदर, ये चैप्टर नंबर 8 था आप लोगों का, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के नाम से कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। तो उसमें आप लोगों ने अच्छी खासी एक स्टेटमेंट पढ़ी थी, लेकिन उसमें सबसे पहली चीज आप लोग क्या लेकर आते थे अपने पास, कॉस्ट ऑफ अ यूनिट डिटरमिन करने के लिए आप लोग कहते थे कि इसमें हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल कितना है, डायरेक्ट मटेरियल। उसके बाद आप लोग लिखते थे डायरेक्ट लेबर। फिर आपके पास आ जाते थे आपके FOH, और आपके पास आते थे कॉस्ट पर यूनिट। अब अगर हम लोग यहां पे बात करें, वैसे अज्यूम करें कि एक यूनिट बनाने पर मेरे पास 10 रुपीज का मटेरियल है, 5 रुपीज की लेबर लग रही है और हमारे पास 8 रुपीज के FOH आ रहे हैं। तो एक यूनिट हमारे पास कितने का बन गया, 23 रुपीज का। अब 23 रुपीज को देखते हुए हम लोग सेलिंग प्राइस को डिटरमिन कर सकते हैं कि हमने इसके ऊपर कितना परसेंट अपना प्रॉफिट रखना है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर इज नोन एज प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल plus direct labor is known as prime cost, while direct labor plus FOH is known as conversion cost. तो ये नेम आपने जरूर याद रखनी है, कभी वो प्राइम कॉस्ट की बात करेगा, कभी वो कन्वर्जन कॉस्ट की बात करेगा, तो कभी वो टोटल कॉस्ट की बात करेगा। तो टोटल कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस FOH, ये आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब देखें आपके ये जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं प्रोडक्शन में, वो कुछ आपके पास होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस और कुछ होते हैं हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। हम लोग यहां पर बेसिकली बात करने जा रहे हैं कि अगर हम लोग मैन्युफैक्चरर हैं, मतलब हम लोगों ने प्रोडक्शन करनी है, हम लोग ट्रेडिंग बिजनेस की कोई बात नहीं कर रहे, हम लोग मैन्युफैक्चरर हैं, हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमें रॉ मटेरियल की जरूरत है, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करेंगे हम लोग, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ लेबर लगानी है, कुछ अदर एक्सपेंसेस हम लोगों ने करने हैं, तब वो रॉ मटेरियल कन्वर्ट होगा हमारी फिनिश्ड गुड्स में। और यहाँ पर मोस्टली हमारी वर्किंग होती है कि उस फिनिश्ड गुड्स को बनाने पर हमारी कॉस्ट कितनी आई, और हम लोग डिटरमिन कर रहे होते हैं कि एक यूनिट बनाने पे हमारी कॉस्ट कितनी आएगी। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग जो ज्यादातर फोकस कर रहे हैं वो इसके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस FOH के ऊपर है, ना तो लेबर के ऊपर है कि लेबर कितनी आएगी, ना मटेरियल के ऊपर है, उनके लिए अलग से हम लोग पढ़ लेंगे। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है FOH से रेलिवेंट। तो कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस ऐसे एक्सपेंस हैं जो पर यूनिट हम लोग डिटरमिन कर सकें कि एक यूनिट बनाने पर इस पर कितना एक्सपेंस आया, हम इसके बारे में बता सकें, तो वो हमारा कहलाता है डायरेक्ट एक्सपेंस। मींस दैट जैसे डायरेक्ट मटेरियल, आपको पता है कि एक यूनिट बनाने के ऊपर आपको कितने मटेरियल की जरूरत है, ये आप लोगों का एक डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। इसी तरह देखें एक्सपेंसेस दैट आर फुली ट्रेसेबल टू द प्रोडक्ट। अब अगर प्रोडक्ट मतलब यूनिट्स वगैरह बना रहे हो तो प्रोडक्ट, अब जैसे हम लोग हैं, हम लोग प्रोडक्ट तो नहीं बना रहे, हम लोग
सर्विसेज दे रहे हैं। तो इसके लिए सर्विसेज की बात कर लें, जैसे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूं, तो आप लोगों से कोई ना कोई रेवेन्यू भी तो आया होगा, तो आपके रेवेन्यू से मुझे भी तो सैलरी मिलनी है। तो उन्होंने ये देखना है कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाने के लिए उसके ट्यूटर को हम कितना पे कर रहे हैं, तो वो उसका डायरेक्ट एक्सपेंस बन जाएगा। अगर ये कॉस्ट की क्लास के लिए ट्रेसेबल हो तो, जैसा कि अगर मैं विजिटिंग फैकल्टी मेंबर हूं, तो भाई मुझे जो सैलरी मिलेगी ना, वो पर लेक्चर या पर आवर के हिसाब से मिलेगी। तो उन्हें पता नहीं होगा कि कॉस्ट के क्लास पढ़ाने के लिए हम अपने ट्यूटर को कितनी अमाउंट पे कर रहे हैं 1 घंटे की, होगा ना, तो ट्रेसेबल है। लेकिन अगर मैं हूं फिक्स्ड पर, फिर चाहे मैं जो मर्जी सब्जेक्ट पढ़ाऊं, जितने मर्जी घंटे यहाँ पे काम करूं, क्या आप ट्रेस कर पाओगे कि कॉस्ट के ऊपर मेरे कितना एक्सपेंस आ रहा है? तो वो इनडायरेक्ट बन सकती है हमारे पास। गॉट इट? आपने ये देखना है कि अगर कोई ऐसा एक्सपेंस है जो हम लोग फुली ट्रेस कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट, सर्विस और किसी भी डिपार्टमेंट के लिए, that is being costed, or in other words the expense which can be attributable directly to specific cost object is known as direct। अब उसके लिए उसने हमें एग्जांपल दे दी, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल। भाई कोई भी प्रोडक्ट बनाओगे आपको मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाओगे तो ज्यादा मटेरियल चाहिए होगा, कम प्रोडक्ट बनाओगे कम मटेरियल चाहिए होगा। और आप इसको इजीली ट्रेस कर सकते हैं कि आपके पास मटेरियल की कॉस्ट क्या आएगी और एक यूनिट बनाने के लिए कितने मटेरियल की जरूरत है, आप इसको ट्रेस कर सकते हैं। फिर हमारे पास आ गई लेबर। अब हमें ये भी पता होता है कि हमारे एक यूनिट बनाने के ऊपर लेबर को कितना टाइम चाहिए। जैसा कि कॉस्ट की एक क्लास हमें पता है कि हमें भाई अगर अपना सिलेबस हैंड करना है तो पर डे के हिसाब से हमें कितना टाइम चाहिए, ऑलराइट, तभी जाकर विद इन टाइम हमारा सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। तो कोई भी काम करने लगते हो तो एटलीस्ट आपको उसके टाइम का कुछ ना कुछ पता होता है। मतलब अगर सपोज के चाय भी बनाने लगो तो आप लोग कहोगे कि विद इन 5 मिनट्स बन जाएगी, लेकिन अगर कोई खाना बनाना हो तो क्या फिर भी 5 मिनट्स कहोगे? फिर कहोगे 1 घंटे में तैयार हो जाता है। डिपेंड करते हैं काम क्या कर रहे हो आप लोग। तो यहां पर आपको लेबर का पता होगा कि लेबर ने कितने घंटे इसके ऊपर काम करना है, तब जाके इस फाइनल प्रोडक्ट ने तैयार होना है, विच इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। फॉर एग्जांपल लेबर कॉस्ट इन कनेक्शन विद प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट। और मतलब जरूरी नहीं कि शुगर ही, कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए जो डायरेक्ट लेबर काम कर रही होती है, हम वहां पर उसकी बात कर रहे हैं, जिसके बगैर प्रोडक्शन ना हो सके। फिर देखें कहते हैं अदर एक्सपेंसेस भी ऐसे हो सकते हैं जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे होते हैं। तो आपको याद होगा जब हम लोगों ने प्राइम कॉस्ट पढ़ा था, तो हम लोगों ने कहा था डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस की हमें उस टाइम पे कोई एग्जांपल नहीं मिली थी, लेकिन जहां पे वो कह रहा है कि भाई डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या एग्जांपल हो सकती है कि जिस मशीनरी पर आप लोगों ने वो प्रोडक्ट्स बनाने हैं, वो मशीनरी आपकी अपनी नहीं है, तो हमने रेंट पर ली हुई है। तो हायरिंग कॉस्ट ऑफ मशीन इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर स्पेसिफिक प्रोडक्ट। अब ये जो हायरिंग कॉस्ट ऑफ मशीन है ना, ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि इसके बगैर प्रोडक्शन नहीं हो सकती थी। आपको ये बात समझ आ गई? एफओएच के चैप्टर को सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहले आपने ये देखना है कि एफओएच में कौन कौन सी चीजें जा रही हैं। तो कभी भी एफओएच के अंदर आपकी डायरेक्ट कॉस्ट नहीं बनती, डायरेक्ट कॉस्ट आपकी एफओएच का पार्ट नहीं बनती, वो प्राइम कॉस्ट का पार्ट होती है। तो जब भी आप लोगों से एलोकेशन करवाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स के ओवरहेड्स के एलोकेशन की बात करेगा, तो आप लोग कभी भी उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं लेकर आओगे, आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेकर जाओगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस का उलट, जिनको इजीली ट्रेस ना किया जा सके, जो कि मतलब तमाम तर फैक्ट्री के एक्सपेंसेस तमाम तर प्रोडक्शन के ऊपर अप्लाई हो रही है। जैसे सुपरवाइजर सुपरवाइज कर रहा है अपनी तमाम तर लेबर को, तो वो चाहे जितने मर्जी नंबर ऑफ यूनिट बनाए, हमने सुपरवाइजर को पे करना है, लेकिन वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है प्रोडक्शन प्रोसेस के ऊपर, तो वो हमारे पास इनडायरेक्ट लेबर में आ जाएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और प्रोडक्शन ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ही प्रोडक्शन ओवरहेड्स या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हम लोग कहते हैं। फिर कहता है are those expenses that incur in course of making a product, providing of
services or running department but which cannot be traced directly and fully to the product service or department। कि हम ये नहीं कह सकते, अब हमें ये पता है कि भाई एक यूनिट बनाने में हमारे लेबर ने 5 घंटे लगाए और उस लेबर को जो हम लोग पे कर रहे हैं वो 500 रुपीज पर आवर पे कर रहे हैं। तो ये तो हमें पता है कि 5 इंटू 5 = 2500 मैं अपनी लेबर को पे करूंगा। लेकिन साथ में सुपरवाइजर ने उसको सुपरवाइज भी किया, लेकिन सुपरवाइजर ने सिर्फ उसको ही सुपरवाइज नहीं किया, और भी बहुत से लोगों को सुपरवाइज किया। हर कोई प्रोडक्शन कर रहा था, हर किसी ने डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए। तो एक यूनिट के ऊपर सुपरवाइजर की कितनी अमाउंट में शामिल करूं, इसको डिटरमिन करना मुश्किल है। तो इसीलिए वो चला जाता है हमारे पास हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब उसने यहां पर हमें एग्जांपल्स बताई, लेबर विच इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल। अब मतलब वो आगे बात कर रहा है कि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रही। भाई डायरेक्टली इन्वॉल्व होती प्राइम कॉस्ट का पार्ट बन जाती है, डायरेक्ट लेबर में शामिल नहीं हो रही। उसके अलावा देखो, बट इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब वेजेस हैं, लेबर कॉस्ट है, लेकिन इनडायरेक्ट है हमारे पास, सच है सुपरवाइजर हु इज रिस्पॉन्सिबल टू सुपरवाइज द प्रोडक्शन प्रोसेस is not directly involved and therefore treated as indirect cost। आई होप ये बात समझ आ गई सब बच्चों को, कोई इशू? नेक्स्ट देखें, कहते हैं टूल्स स्पेयर्स एंड मटेरियल्स। अब देखिए कुछ तो मटेरियल है ना जो डायरेक्टली शामिल होता है, जैसे कि मैं अक्सर जैसे फर्नीचर बनाने हैं हम लोगों ने, फर्नीचर के लिए जो मटेरियल है ना वो वुड है, बेसिक जो मटेरियल है वो वुड है। लेकिन वुड के लिए आप एक दूसरे को कनेक्शन करने के लिए उसके साथ कील वगैरह यूज करते हो, ग्लू वगैरह उसके साथ यूज कर रहे होते हैं, अब वो तो जरूरी है, लेकिन बेसिकली वो इनडायरेक्ट मटेरियल है, उनके बगैर भी बन सकती हैं। कि अगर जैसे मैंने कुछ दिन पहले भी एक क्लास में एक एग्जांपल दी थी कि जो चाइनीज वगैरह वाले फर्नीचर बनाते हैं ना, वो कील वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते, वो फर्नीचर की कटिंग ही कुछ इस तरह की करते हैं, कुछ शेप ही ऐसे बनाते हैं कि जैसे ही उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं ना तो वो जुड़ जाते हैं, उसको अलग करने की जरूरत ही नहीं होती। तो कील वगैरह ग्लू वगैरह ये कोई इतनी खास इंपॉर्टेंस नहीं रखते, लेकिन लकड़ी के बगैर नहीं हो सकता। तो वुड प्राइमरी हमारे पास आ जाता है, वो रॉ मटेरियल डायरेक्ट में आ जाते हैं। तो उसके साथ जो बाकी चीजें यूज हो रही होती है ना, स्पेयर पार्ट्स वगैरह, हम लोग टूल्स वगैरह कील वगैरह इस तरह की जो चीजें यूज कर रहे होते हैं, वो इनडायरेक्ट मटेरियल है that are used in machinery or equipment used in the production। फिर फैक्ट्री का रेंट वगैरह शामिल हो गया। एफओएच मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आप लोगों ने पढ़े थे, एफओएच में कौन कौन सी चीजें शामिल होती थी, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, सुपरवाइजर्स की सैलरीज वगैरह शामिल हैं, फैक्ट्री के यूटिलिटी बिल्स वगैरह, ये सारी चीजें एफओएच का पार्ट बन जाती हैं, और ये सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं आप लोगों के। तो आपको यहाँ पे बता रहा है कि फैक्ट्री का रेंट है, डेप्रिसिएशन है जो फैक्ट्री में हम लोग मशीनरी एंड इक्विपमेंट वगैरह यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर यूटिलिटी एक्सपेंसेस वगैरह। आई होप कि ये बात सब बच्चों को क्लियर है। क्लियर? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जनरली कंप्राइजेस, उसमें कुछ डायरेक्ट मटेरियल आ जाती है, डायरेक्ट लेबर एंड प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड फैक्ट्री ओवरहेड। ये बात अभी मैंने आपको यहाँ पे बता दी कि ये तीन चीजें शामिल हैं। फिर मैंने आपको बताया डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर इज नोन एज प्राइम कॉस्ट एंड डायरेक्ट लेबर एंड एफओएच इज नोन एज कन्वर्जन कॉस्ट। तो यहाँ पर ये बात आपके पास आ गई, सब बच्चों को क्लियर हो गई ये बात। अब देखिए जरा कॉस्ट बिहेवियर। कॉस्ट बिहेवियर हमारे पास क्या होता है, इसके लिए देखें, कुछ चीजें होती हैं हमारे पास वेरिएबल और कुछ चीजें होती हैं हमारे पास फिक्स्ड। जैसे कि अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि भाई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज ₹10 while the fixed cost is equal to 150। मतलब सपोज कि इस पेन की एग्जांपल लें, तो ये एक पेन लोगे तो 10 रुपए का मिलेगा, दो लेंगे तो 20 के, 10 लेंगे तो 100 के। तो जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज करेंगे हमारे पर ये जो टोटल कॉस्ट है ये इंक्रीज होती जाएंगी। अच्छा, ये पेन लेने के लिए आप उर्दू मार्केट में जाते हैं या किसी भी मार्केट में जाते हैं, बाइक पर जा रहे हैं और उस बाइक के ऊपर 150 रुपीज का पेट्रोल लगता है। अब देखें, एक पेन लेकर आओगे तब भी तो 150 का ही पेट्रोल लगेगा ना, दो पेन लेकर आओगे तो फिर
150 का। अच्छा 10 लेकर आ जाओ तो फिर वन, क्या किसी किस्म का कोई चेंज है? तो यहाँ पर कुछ ऐसी कॉस्ट होती हैं जो हमारे पास वेरिएबल, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स के चेंज करने से खुद को चेंज कर देती हैं, और कुछ ऐसी कॉस्ट होती हैं जो हमारे पास फिक्स्ड होती हैं कि चाहे नंबर ऑफ यूनिट्स जितने मर्जी हो जाए हम लोगों ने फिक्स ही रहना है। जब हम लोगों ने टोटल कॉस्ट को डिटरमिन करना होता है तो टोटल कॉस्ट बेसिकली टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट का कॉम्बिनेशन होती है। टोटल कॉस्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। अब यहां पर देखें, वेरिएबल कॉस्ट ने तो इंक्रीज होना है या चेंज होना है नंबर ऑफ यूनिट्स के मुताबिक, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा। अगर हम लोग फैक्ट्री वगैरह की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न पर वापसी आ जाएं, तो आप लोग देखें तो मटेरियल की कॉस्ट हमारे पास एक वेरिएबल कॉस्ट, कि भाई अगर 100 यूनिट बनाएंगे तो 100 यूनिट्स के लिए ही मटेरियल चाहिए। सपोज के 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स बनाने के लिए मुझे 1 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए। ऑलराइट, तो मेरे पास अगर 100 यूनिट बनाने होंगे तो मुझे रॉ मटेरियल के भी 100 यूनिट चाहिए। मैंने अगर 500 यूनिट बनाने होंगे तो रॉ मटेरियल के भी 500 यूनिट मुझे चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट। तो मटेरियल कॉस्ट उसके मुताबिक इंक्रीज या डिक्रीज होगी। फिर मेरे पास जो लेबर मौजूद है, उस लेबर को 1 यूनिट बनाने में अगर मैं कहूं कि 1 यूनिट बनाने में 2 घंटे लगते हैं, तो भाई 100 यूनिट्स बनाने में कितना टाइम लगेगा? 200 घंटे लग जाएंगे। 50 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा? 100 आवर्स उनको लग जाएंगे। और अगर मैं उनको पे करता हूं 10 रुपीज पर आवर के हिसाब से, अगर मैं उनको पे करता हूं 10 रुपीज पर आवर के हिसाब से और वो 50 यूनिट बनाते हैं, तो टोटल में लेबर कॉस्ट कितनी पे कर रहा हूं? 1000 रुपीज। 50 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 100 आवर्स उन्होंने काम करना है, और हर आवर के लिए मैं पे कर रहा हूं 10 रुपीज, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 1000 रुपीज पे कर दूंगा। गॉट इट? अगर मैं उनको पे कर रहा हूं सपोज पर यूनिट 20 रुपए, पर यूनिट 20 रुपए, अब अगर वो 100 यूनिट बनाते हैं तो मैं उनको कितनी अमाउंट पे कर दूंगा? 2000 रुपीज। अब नंबर ऑफ यूनिट मल्टीप्लाइड बाय रेट, तो वो डिपेंड करता है कि मैं अपनी लेबर को जो पे कर रहा हूं वो पर यूनिट के हिसाब से पे कर रहा हूं या पर आवर के हिसाब से पे कर रहा हूं। फिर ये देखना होता है कि 1 यूनिट बनाने में उनको कितना टाइम लगता है और उन्होंने टोटल कितने नंबर ऑफ यूनिट बनाए हैं, तो उसके मुताबिक हम लोग कैलकुलेशन करते रहेंगे। यहां तक बात क्लियर है सब बच्चों को? लेकिन कभी कभी कुछ चीजें फिक्स्ड हो जाती हैं, जैसे सुपरवाइजर को मैं हमेशा फिक्स सैलरी पे करता हूं। अब चाहे प्रोडक्शन 10 यूनिट्स की हो, 100 की हो, 500 की हो, 1000 की हो या 10,000 की हो, सुपरवाइजर को तो एक ही सैलरी पे करूंगा। क्या उसमें किसी किस्म का कोई चेंज आएगा? नहीं, कोई चेंज नहीं आना। फैक्ट्री का रेंट पे कर रहा हूं, अगर फैक्ट्री ओन्ड नहीं है तो फैक्ट्री का रेंट पे करूंगा। तो जब फैक्ट्री का रेंट पे करना है, क्या वो नंबर ऑफ यूनिट्स के मुताबिक पे कर रहा हूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो आपने अपने क्वेश्चन में ये चीजें अलग से क्लासिफाई करनी है कि किसका इंपैक्ट वेरिएबल है और किसका इंपैक्ट फिक्स्ड है। बात क्लियर यहां तक? किसी को इशू? अच्छा अब देखो कि सपोज आपने अपने नंबर ऑफ यूनिट्स को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना था, तो ऐसी सिचुएशन में गाड़ी आपकी अपनी थी। अब चाहे आप 50 यूनिट लेके जाओ, 100 लेके जाओ या 200 यूनिट लेकर जाओ, गाड़ी का जो एक्सपेंस है, फ्यूल एक्सपेंस वगैरह, ड्राइवर की अगर सैलरी वगैरह पर ट्रिप के हिसाब से उसको पे कर रहे हो तो वो तो फिक्स हो जाएगी। गॉट इट? लेकिन अगर आप लोगों ने यही थर्ड पार्टी की सर्विसेज ली और उसको पर यूनिट के हिसाब से पे कर रहे हो, तो आप जितने यूनिट आप ट्रांसपोर्ट के लिए भेजोगे, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करवाओगे, पर यूनिट उन्होंने कहा हम आपसे 10 रुपीज लेंगे। अब ये वेरिएबल कॉस्ट बन गई है। ऑल राइट, डिपेंड। अब ये नहीं कह सकते कि कोई कॉस्ट है तो ये हमेशा फिक्स्ड ही होगी, जरूरी नहीं है। फिक्स्ड भी हो सकती है, वो वेरिएबल भी हो सकती है, वो सेमी वेरिएबल भी हो सकती है। अब सेमी वेरिएबल से क्या मुराद है कि कुछ पार्ट उसका फिक्स हो जाता है और कुछ पार्ट उसका वेरिएबल रहता है। अब ऐसी एग्जांपल कहां पर आएगी कि जहां पर कुछ पार्ट फिक्स और कुछ पार्ट वेरिएबल की फॉर्म में आ जाए?
मैंने जो अपने पास लेबर हायर की हुई है अपनी फैक्ट्री के अंदर, अब फैक्ट्री में देखें काफी सारी सिचुएशन आ जाती हैं कि भाई अगर मेरे पास ही रॉ मटेरियल नहीं है, क्या इसमें मेरी लेबर को कोई कसूर है? जब रॉ मटेरियल ही नहीं है, क्या वो प्रोडक्शन कर पाएंगे? और अगर मेरी डील उनके साथ इस तरह की हो कि भाई जितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाओगे मैं मल्टीप्लाइड बाय 10 करके तुम्हें सैलरी दूंगा, आज के दिन में वो बेचारे आए लेकिन रॉ मटेरियल ना होने की वजह से वो किसी किस्म की कोई प्रोडक्शन नहीं कर पाए, क्या शाम को कुछ मुझसे लेकर जाएंगे? और कुछ ना लेके गए तो फैमिली वालों को क्या खिलाएंगे? और अगर ऐसी सिचुएशन महीने में 10-12 मरतबा हो जाए, क्या लेबर मेरे पास रुकेगी? कभी भी नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे उनके साथ कुछ ऐसी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी कि उनके घर का चूल्हा जलता रहे। क्या कि आपने अक्सर देखा होगा, जैसे कॉल सेंटर की जॉब्स वगैरह आती हैं, प्रैक्टिकल लाइफ से जरा एग्जांपल उठाते हैं ना, तो आपको वो कहते हैं कि ₹25,000 पर मंथ प्लस कमीशन। ओके, तो वो 25,000 आप लोगों का फिक्स हो जाता है, प्लस जितना काम करोगे उसके मुताबिक आपको वो कमीशन की अमाउंट पे कर देंगे। इसी तरह से आप किसी भी ब्रांड पे शॉपिंग करने के लिए जाओ तो जो सेल्समैन खड़े हुए होते हैं, आप देखें जैसे ही आप एंटर होते हैं तो आपको अच्छे तरीके से वो वेलकम करते हैं, फिर आपके साथ साथ चलते हैं। लेकिन आपके साथ एक ही सेल्समैन चलता है जो स्टार्ट में आ गया। अब बाकियों को पता है कि भाई ये कस्टमर इसी का है। क्यों? अब वो ऐसा क्यों कर रहा है? मुझे पता है कि भाई सैलरी तो मुझे 20,000 रुपये फिक्स्ड मिलनी है, लेकिन मैं जितनी नंबर ऑफ सेल्स करता हूं ना मल्टीप्लाइड बाय 10% उसका भी मिलता है। तो ऐसी सिचुएशन में फिक्स्ड और वेरिएबल पार्ट दोनों साथ साथ चलेंगे, हालांकि ये लेबर ही है। गॉट इट? इसी तरह जो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी बिल्स आते हैं, इनमें लाइन रेंट ये फिक्स होता है कि आप यूज करो या ना करो। भाई मैं वैसे सपोज कर रहा हूं कि 500 तो हर हाल में आना है। ओके, प्लस जितनी आप कंजम्पशन करोगे मल्टीप्लाइड बाय रेट, उसके मुताबिक आपको वो बिल बन जाता है। यूटिलिटी बिल, टेलीफोन का बिल आपका ऐसे ही बनता है। आपके इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी फिक्स चार्जेस वगैरह मौजूद होते हैं, जो चाहे आपकी कंजम्पशन नील ही क्यों ना हो, आपका जो बिल है वो नील नहीं आने वाला। आपको फिर भी कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। तो कुछ फिक्स चार्जेस वगैरह होते हैं, मीटर के चार्जेस वगैरह आ सकते हैं, और बहुत सारी चीजें इस तरह की होती हैं। तो ऐसी कॉस्ट देखिए, या तो कॉस्ट होगी वेरिएबल। वेरिएबल से क्या मुराद है? खुद को नंबर ऑफ यूनिट्स के मुताबिक चेंज कर देंगे। नंबर ऑफ यूनिट्स कम तो कॉस्ट कम, नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा तो कॉस्ट ज्यादा। कुछ ऐसी होती हैं जो हमारे पास फिक्स्ड हो जाती हैं। फिक्स्ड होंगी तो उन्हें नंबर ऑफ यूनिट से किसी किस्म का कोई गर्ज नहीं होता कि कम है या ज्यादा है, हर हाल में उसी कॉस्ट में नहीं आना है। कुछ होती हैं जो सेमी वेरिएबल होती हैं, इनको सेमी वेरिएबल या इनको सेमी फिक्स्ड कॉस्ट भी कहा जाता है, लेकिन मोस्टली जो वर्ड यूज करते हैं वो सेमी वेरिएबल, कि कुछ पोर्शन वेरिएबल है और रिमेनिंग पोर्शन फिक्स्ड। कुछ पोर्शन वेरिएबल है और रिमेनिंग पोर्शन फिक्स्ड है। ये बात क्लियर हो गई? तो फिक्स्ड कॉस्ट ने कहा कि भाई मैं क्यों अकेली रह जाऊं। फिक्स्ड कॉस्ट ने कहा तो भाई वैसे तो नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन मैं स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट, सेमी वेरिएबल और स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट ऐसी है जैसे स्टीयर्स नहीं बनी हुई होती, सीढ़ियां, कि एक सर्टेन एक्टिविटी लेवल तक तो वो फिक्स्ड है, लेकिन अगर आप उस एक्टिविटी लेवल से इंक्रीज कर जाओगे तो फिर उसने स्टेप अप करना है, और वो फिक्स कॉस्ट फिर कुछ लम्हे के लिए फिक्स्ड हो जाए। गॉट इन? कैसे? अगर आप लोग एक गाड़ी रेंट पर करते हो, मतलब आपकी फैमिली ने ना यहां से कहीं दूसरे सिटी में जाना था और आप गाड़ी रेंट आउट करते हो। आप एक गाड़ी रेंट आउट करते हो, साथ में ड्राइवर भी आपके पास आ जाता है, तो आप एक गाड़ी में मैक्सिमम 4 बंदे लेके जा सकते हो। एक फ्रंट सीट पे बैठ गया, 3 पीछे बैठ गए, 4 बंदे लेके जा सकते हो। अब आप 3 जाओ तब भी सेम कॉस्ट है, गाड़ी वाले ने सेम कॉस्ट लेनी है, पेट्रोल भी सेम लगना है, ड्राइवर को भी सेम अमाउंट पे कर रहे हो। आप 2 जाओ तब भी सेम है, आप 1 बंदा जाओ तब भी सेम है, आप 4 चले जाओ तब भी सेम है। लेकिन अगर आप 6 जाओ, एक गाड़ी में नहीं जा सकते। आप 5 जाओ, आप एक गाड़ी में नहीं जा सकते। हाँ, ये अलग बात है कि गोदी में बिठा लो किसी को, वो अलग अलग बात है, लेकिन नहीं, सारे बड़े हैं, गोदी में नहीं बिठाना, तो बड़ा मसला हो जाना है फिर। तो अब जब 5 बंदे हो गए हैं, अब आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी कि भाई आप एक गाड़ी का काम नहीं है, अब आप 2 गाड़ियां लोगे। अब अगर एक गाड़ी के लिए 10,000 रुपीज का एक्सपेंस था, तो 2 के लिए भी
20,000 डबल हो जाएगा। अब देखो गाड़ी ने तो सेम ही पेट्रोल लेना है, अब गाड़ी ने ये थोड़ी कहना है कि नहीं भाई इधर एक है तो एक के लिए आप अलग से 2500 रुपये निकाल लो, ऐसा तो नहीं है। वो 10,000 है, मजीद ऐड हो जाएगा। अब देखो चाहे 5 जाए, अब 6 जाए, 7 जाए या 8 जाए, दो ही गाड़ियां जाएंगी और एक्सपेंस 20,000। लेकिन अगर 8 से ज्यादा हो गए गाड़ी मजीद बढ़ा लो, तो वहां से एक्सपेंस भी तो बढ़ गया है। तो यहाँ पर और सुपरवाइजर की सैलरी आप लोग देखो, जैसे आर्मी में रैंक्स होते हैं ना, हर रैंक के पर्सन के नीचे एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ पर्सन उसके अंडर काम करते हैं। फैक्ट्री में भी बिल्कुल ऐसा ही है। एक सुपरवाइजर के अंडर हम वैसे अज्यूम कर रहे हैं, हमने कहा भाई 20 वर्कर्स तुम्हारे अंडर काम करेंगे। अब अगर हमारी फैक्ट्री के अंदर 20 वर्कर्स काम कर रहे हैं तो मैं तो एक ही सुपरवाइजर रखूंगा और उसको मैं पे कर रहा हूँ 50,000 रुपये। तो मेरी, अगर मेरी फैक्ट्री में 10 एम्प्लॉयज हैं तब भी एक सुपरवाइजर, 15 है तब भी एक सुपरवाइजर, 20 है तब भी एक सुपरवाइजर। लेकिन अगर 20 से इंक्रीज हो गए मुझे 2 सुपरवाइजर हायर करने पड़ जाएंगे। तो 21 से लेकर 40 तक अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं तो मेरे पास सुपरवाइजर भी 2 होंगे। मैं 50-50 100,000 रुपीज पे कर रहा हूँ। तो स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट कि एक सर्टेन लेवल तक तो वो फिक्स्ड रहती है, लेकिन जैसे ही वो एक्टिव लेवल इंक्रीज होता है तो फिक्स्ड कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाती है। आपको ये बात समझ आ गई होगी, तमाम बच्चों को क्लियर? ओके, गुड, शाबाश। अच्छा अब यहां पर देखें हमारे पास कुछ चीजें ना ग्राफिकली मैं आप लोगों को समझाता हूं कि अगर हम लोग इनको ग्राफ के जरिए रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम लोग वो कैसे करें। इससे ना आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है ना इंशाल्लाह बड़ा इंप्रूव हो जाना है। तो इस वजह से हम लोग ये एक्टिविटी जरा परफॉर्म करने लगे। क्या तैयार हैं आप लोग? ओके, गुड। ये कोई 6 ग्राफ मैं बनाने लगा हूं अपने पास, या आपकी बुक में नहीं होंगे, लेकिन आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग लेवल सिर्फ जरा इंप्रूव करने के लिए मैं ऐसी हरकत करने लगा। अच्छा अब देखिए, इसी वेरिएबल कॉस्ट को लेके चलते हैं 10 रुपीज को, इसी फिक्स कॉस्ट को हम लोग लेके चलते हैं। अब यहां पर अगर आप लोग गौर करें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और हम लोग अभी अज्यूम कर रहे हैं किसी किस्म का कोई बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट नहीं। ओके, हम लोग क्या अज्यूम कर रहे हैं, किसी किस्म का कोई बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट नहीं है। तो अगर मैं यहां पे बात करूं तो ये देखें, ये 0, 5, 10, 15 ये है कॉस्ट, और एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा हमारे पास आ जाएंगे क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ये जो एक्स एक्सिस होता है ये इंडिपेंडेंट है, वाई एक्सिस डिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई एक्सिस। तो ये जो कॉस्ट होती है ये नंबर ऑफ यूनिट्स पर डिपेंड कर रही है। अब अगर मैं बात करूं यहां पर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की, अगर मैं बात करूं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की, तो एक यूनिट मुझे कितने का मिल रहा है? 10। अच्छा अब मुझे बताएं अगर मैं 5 यूनिट परचेज करूं तो एक यूनिट कितने का मिलेगा? 10 का। अगर मैं 100 यूनिट परचेज करूं तो एक यूनिट कितने का मिलेगा? बात समझ आ रही है? चाहे बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट नहीं है, आप चाहे 5 यूनिट परचेज करें, 10 करें या 100 करें, एक यूनिट 10 रुपए का है। ऑल राइट, तो चाहे आप जितने मर्जी नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज कर लें, आपकी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या बात है, अभी तो कह रहे थे वेरिएबल कॉस्ट है, आप कह रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट रहती है। तो अगर हम लोग देखें तो बेटा टोटल की फॉर्म के अंदर वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी पर यूनिट सेम रहती है। आप लोग जाते हो ना कोई भी चीज प्रोडक्ट परचेज करने के लिए और किसी किस्म का कोई डिस्काउंट नहीं है, आप पेन परचेज करने के लिए जाओ,
एक पेन लोगे, 10 रुपए का एक पेन है। अब देखो ना कि भाई 10 पेन लेने हैं, वो फिर भी यही कहेगा भाई चाहे 100 लेने हैं ना, एक पेन 10 रुपए का ही है। तब पर क्या वो अपनी पर यूनिट कॉस्ट में कोई चेंज ला रहा है? तो वो कहता है कि भाई चाहे जितने मर्जी तुम नंबर ऑफ यूनिट परचेज कर लो, मेरी पर यूनिट कॉस्ट में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट। एनी इशू? आप एक शॉप पर गए, स्टेशनरी की शॉप पर गए, आपने उनसे पूछा भाई एक पेन कितने का है, उन्होंने कहा 10 रुपए का। आपने कहा यार मैंने अगर 10 लेने हो तो फिर, उन्होंने कहा फिर भी 10 रुपए का है, मतलब एक पेन 10 रुपए का है। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन सेम। लेकिन आप कुछ भी नहीं लेकर वापसी आए, वो आपसे कहेगा भाई 10 रुपए तो देकर जाओ, कहेगा नहीं। जब क्वांटिटी जीरो हो तो कॉस्ट जीरो हो जाएगी। बात समझ आई आप लोगों को? अच्छा, जब एक पेन लोगे तो फिर, 2 पेन लिए तो फिर, 5 पेन लिए तो फिर, तो ऐसा नहीं है नंबर ऑफ यूनिट्स के इंक्रीज करने से कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी। बोथ वेरिएबल्स मूव्स इन सेम डायरेक्शन। ऑलराइट। तो इसके लिए जो हमारा ग्राफ बनता है ना, वो बनता है कुछ इस तरह से। अब जीरो पर जीरो, तो ये स्टार्ट होगा कहां से? पॉइंट ऑफ ओरिजिन, और मूव करेगा अपवर्ड। अब अगर इस किस्म का ग्राफ होगा, तो ये है हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ। पहले वाला ग्राफ कौन सा था? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ। दूसरा कौन सा है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ। ये बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट है जो नंबर ऑफ यूनिट्स के बढ़ने से इंक्रीज हो रही है। ऑलराइट। फिर हमारे पास आ गई फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ टोटल सेम रहती है। फिक्स्ड कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ टोटल सेम रहती है। सपोज अगर हम गए फिर 0, 50, 100, 150, 200, ये कॉस्ट है। यहां पर ये नंबर ऑफ यूनिट्स। तो अब आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 150। चाहे जितने मर्जी नंबर ऑफ यूनिट्स हो, क्या आपकी फिक्स्ड कॉस्ट को किसी किस्म को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। तो फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ इन टर्म्स ऑफ टोटल कांस्टेंट रहता है। फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ इन टर्म्स ऑफ टोटल, मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ कांस्टेंट रहेगा। ऑलराइट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, चार दोस्तों ने यहां से प्लान बनाया कि हम लोग ना घूमने जाएंगे, इस्लामाबाद का टूर करके आते हैं, और हमारे पास गाड़ी रेंट पर ले ली, और एक गाड़ी का रेंट आ रहा है 10,000 रुपये। अब अगर एक पर्सन जाएगा तो भी 10,000 रुपये, दो जाएंगे तो भी 10,000 है, तीन चले गए तब भी 10, चार चले जाएं तो मैंने यही बात कही है कि नंबर ऑफ यूनिट्स पर फिक्स्ड कॉस्ट डिपेंड नहीं कर रहे, तो कांस्टेंट रहेगी। लेकिन जब एक जाएगा 10 का 10,000 एक ही पर्सन देगा। लेकिन जब दो जाएंगे तो फिर 10,000 डिवाइडेड बाय 2, 5,000 रुपये। जब तीन जाएंगे तो फिर 3,333 रुपीज पर हेड। चार जाएंगे तो फिर 2,500 रुपीज पर हेड। तो ऐसा नहीं है कि जब फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज हो रही है तब कांस्टेंट नहीं है, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज हो रही है। तो इसका जो पर यूनिट का ग्राफ बनता है ना हमारे पास, वो कुछ इस तरह से कर्व की शेप में बनता है, और ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। एक्स एक्सिस के साथ टच ना कर देना, अदरवाइज मतलब आप ये कह रहे हो फिक्स कॉस्ट जीरो, क्या मतलब पूरी बारात को लेके चले जाएं तो फिक्स कॉस्ट ही नहीं आनी? तो ऐसी कोई बात नहीं है, चाहे 1 रुपया ही क्यों ना सही, लेकिन आएगा जरूर। ओके। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये कभी जीरो हो जाए। तो जब जीरो नहीं होती तो ये एक्स एक्सिस को टच भी
नहीं करती। ये जो ग्राफ है ये हमारे पास है फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ है हमारे पास ये। गॉट इट? बात क्लियर? अच्छा, क्या होगा? फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज, हाँ जी, एज नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज। अच्छा, इसके बाद मैंने आपसे बात की थी सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, इसका जो ग्राफ होता है भाई, इसमें ना कुछ पोर्शन होता है हमारे पास फिक्स्ड और बाकी का पोर्शन हमारे पास आ जाता है वेरिएबल। ठीक है भाई, ये कुछ अमाउंट फिक्स्ड है, ये अब जीरो से स्टार्ट नहीं होने वाला। मतलब चाहे प्रोडक्शन जीरो ही क्यों नहीं है, तब भी सुपरवाइजर को सैलरी देनी है। चाहे प्रोडक्शन जीरो ही क्यों नहीं है, फैक्ट्री का रेंट पे करना है। चाहे प्रोडक्शन जीरो क्यों नहीं है, लेबर को कुछ ना कुछ मैंने पे करना है। ऑलराइट, तो कुछ पोर्शन होता है इसका फिक्स। जितना पोर्शन फिक्स्ड है ना, ये वाई एक्सिस पर वहीं से स्टार्ट हो। जितना पोर्शन फिक्स्ड है वाई एक्सिस पर ये वहीं से जाके स्टार्ट होगी। अब ये जीरो से नहीं स्टार्ट हो सकती, मतलब पॉइंट ऑफ ओरिजिन से नहीं स्टार्ट होगी, और इसके बाद इसने अपवर्ड मूव करना है। ये कुछ इस तरह जी है सेमी वेरिएबल। ऑलराइट, ऑलराइट। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें जरा, स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास कैसे आएगी, देखें। हमने कहा एक सर्टेन एक्टिविटी लेवल तक हमारे पास ना ये फिक्स्ड कॉस्ट है, सपोज के 100 रुपीज। हमने कहा जीरो से लेकर एक सर्टेन एक्टिविटी लेवल तक हमारे पास फिक्स कॉस्ट है 100 रुपीज। लेकिन अगर इस एक्टिविटी लेवल से इंक्रीज कर गए तो फिर इसने खुद को इंक्रीज कर देना है और स्टेप अप होकर उसने इधर आ जाना है। अब जहां पर कांस्टेंट हो जाएगी कुछ लम्हे के लिए और पहुंच गई 150 पर। फिर ये भी कुछ एक्टिविटी लेवल तक है, सर्टेन एक्टिविटी लेवल। अगर उसको भी क्रॉस कर गई तो इसने दोबारा से स्टेप अप करना है और यहां से फिर इसने खुद को इंक्रीज कर लेना है फॉर सर्टेन एक्टिविटी लेवल। तो अगर यहां पे गौर करो ना, तो कैसा नहीं है जैसे आपको स्टेप से नजर आ रहे हैं, और ये कुछ लम्हे के लिए कांस्टेंट भी हो रही है। तो इसीलिए इसे कहा जाता है स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। आई होप कि आपको इनके एग्जांपल्स वगैरह भी अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होंगी। क्या क्लियर है सब बच्चों को? अच्छा, अब यहां पे देखिए, कॉस्ट बिहेवियर की बात की उसने, कहते हैं कॉस्ट बिहेवियर रेफर्स टू हाउ अ कॉस्ट रिएक्ट्स टू चेंजेस इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी एज द एक्टिविटी लेवल rises or falls. A particular cost may rise or fall as well, or it may remains constant. To help make such a distinction, the costs are often categorized as or, तो उसने यहाँ पे ये वेरिएबल कॉस्ट के बारे में आपको बताया। कहते हैं और दोज दैट टेंड टू चेंज विद लेवल ऑफ इन डायरेक्ट रेशो विद इक्वल प्रोपोर्शन। डायरेक्ट रेशो विद इक्वल प्रोपोर्शन, जैसे 1 यूनिट के लिए 10 के साथ इंक्रीज हुई, 2 यूनिट के लिए भी तो 10 के साथ ही इंक्रीज हुई है, 3 यूनिट के लिए भी तो 10 के साथ ही इंक्रीज हुई है ना। ओके, फिर देखें नेक्स्ट एग्जांपल आपको बताइए जल्दी से, यहां से जरा एग्जांपल पढ़ें, एग्जाम्पल पढ़ें और मुझे बताएं कि आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ आ गई है। अब आप जैसे ही आप लोगों ने इसको पढ़ा तो आपको पता चला उसने भी मटेरियल की बात की और लेबर की बात कर रहा है। मटेरियल के लिए क्या बात कर रहे हैं कि भाई अगर मैं 100 यूनिट्स बनाता हूं और 1 यूनिट बनाने पर 1 यूनिट ही रॉ मटेरियल यूज होता है,
तो 100 यूनिट बनाने पर मुझे कितने यूनिट्स चाहिए होंगे? 100 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल। और एक यूनिट रॉ मटेरियल मुझे कितने का पड़ रहा है? तो 100 यूनिट बनाने के लिए मुझे कितनी अमाउंट चाहिए होगी? फिर वो लेबर के ऊपर आ गया। कहता है एक यूनिट बनाने के लिए 2 आवर्स रिक्वायर्ड है, और मैं जो पे करता हूं तो फिर 400 यूनिट्स 400 आवर्स विल बी यूज टू प्रोड्यूस, मतलब 200 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू टोटल 400 आवर्स चाहिए। और हम लोग जो पे कर रहे हैं वो 5 रुपीज पर आवर पे कर रहे हैं। तो भाई फिर 200 यूनिट्स बनाने के लिए मैं टोटल लेबर और कितनी पे करूंगा? ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? 400 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 2000। तो कहता है कि ये मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि ये नंबर ऑफ यूनिट्स के इंक्रीज करने से खुद को इंक्रीज कर रही हैं, चेंज कर रही हैं। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? अच्छा, अगर मैं यहीं पर वैसे ही आपसे पूछूं सेम डाटा जैसे इसने बताया, लेकिन इसने नंबर ऑफ यूनिट थोड़े डिफरेंट डिफरेंट लिए हुए थे। एक फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए 1 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल है, और रॉ मटेरियल की प्राइस है मेरे पास 10 रुपए पर यूनिट, और एक फाइनल प्रोडक्ट का यूनिट बनाने के लिए 2 लेबर आवर्स रिक्वायर्ड है जैसे इस क्वेश्चन में गिवन है, और हम लोग पे करते हैं 5 रुपीज पर आवर। तो क्या मुझे बता सकते हो कि अगर मैंने 50 यूनिट्स बनाने हो तो मेरी प्राइम कॉस्ट क्या होगी? अगर मैंने 50 यूनिट्स बनाने हो फाइनल प्रोडक्ट तो मेरी प्राइम कॉस्ट क्या आएगी? शाबाश शाबाश, सब लोग जरा ट्राई कर लें। अब जैसे ही आपने देखना है कि आपको चाहिए दो चीजें प्राइम कॉस्ट के लिए, क्या? और देखें भाई, मटेरियल के लिए क्या कहा गया कि जितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं मल्टीप्लाइड बाय 1, तो आपको मटेरियल भी इतना ही चाहिए, 50 यूनिट। गॉट इट? और एक यूनिट कितने का आ रहा है? तो आपके पास डायरेक्ट मटेरियल बन गया। फिर आपसे कहा गया लेबर के लिए कि अगर आप 50 यूनिट्स बना रहे हैं तो एक यूनिट बनाने पे 2 घंटे लगते हैं, तो 50 यूनिट्स बनाने पे कितने घंटे लगेंगे? 100। और आप 1 घंटे के लिए कितने चार्जेस पे कर रहे हैं? तो डायरेक्ट लेबर कितनी हो जाएगी? तो टोटल आपके पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगी ऑफ रुपीज। आज आपके सब बच्चों को बात क्लियर हो गई है? यही काम है जो हम लोगों ने फ्यूचर में करते रहते हैं कि हमें टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस बताएगा, फिर हमें बताएगा एक यूनिट बनाने में मटेरियल कितना लगता है, फिर बताएगा एक यूनिट बनाने में लेबर कितनी लग रही है, उसमें डायरेक्ट लेबर कितनी है, उसमें इनडायरेक्ट लेबर कितनी है, और मैं पर अपनी लेबर को पर यूनिट के हिसाब से पे कर रहा हूं या मैं उसको पर आवर के हिसाब से पे कर रहा हूं, वो टाइम के बारे में भी मुझे बता देगा। और मैंने जाके ये कैलकुलेशन करनी होगी तो टोटल हम लोग पेमेंट कितनी करते हैं। बात क्लियर? मुश्किल काम है? इजी है ना? इंशाल्लाह आराम से कर लेंगे हम लोग। फिर यहां पर आया सेमी वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर। सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं देयर आर फ्यू एक्सपेंसेस दैट आर कॉल्ड because they carry some fixed part of cost and some, जैसा कि एग्जांपल में हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, उसमें जो लाइन फिक्स्ड कनेक्शन चार्जेस होते हैं, साथ ही कुछ वेरिएबल चार्जेस होते हैं जो आपकी कंजम्पशन के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। एनी डाउट? अब बात कर रहा है किस चीज की? चलो शाबाश, अब जरा ये फिक्स्ड कॉस्ट को पढ़ा यहां तक। अब मुझे बताओ कोई बात ऐसी जो आपको समझ ना आई हो। अब अगर यहाँ पर देखें तो आपको इसकी स्टेटमेंट सारी समझ आ गई होगी, और उसके बाद उसने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि हम लोग जो फैक्ट्री वगैरह का रेंट वगैरह पे कर रहे होते हैं वो आ जाता है। फिर उसने एक एग्जाम्पल दी कि मेरे पास फैक्ट्री रेंट 10,000 ही है, लेकिन फर्स्ट मंथ में मैंने 100 यूनिट्स बनाए, तो ये 10,000 एलोकेट कर देंगे टू 100 यूनिट्स। लेकिन नेक्स्ट मंथ तो फिर पर यूनिट हमारे पास ये रेंट कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 10,000 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 100 रुपीज। लेकिन दिक्कत है कि नेक्स्ट मंथ में जब हम लोग जाते हैं तो नेक्स्ट मंथ में हम लोग 150 यूनिट्स बना रहे हैं, तो भाई 110,000 एज इट इज रहेगा, लेकिन अब पर यूनिट इसकी कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी, और 10,000 डिवाइडेड बाय 150 करेंगे तो अब रेंट जो हम लोगों ने चार्ज करना है एक यूनिट को वो चार्ज करेंगे
66.6 है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि 10,000 रुपीज में अगर आपकी एक गाड़ी जा रही है, 2 दोस्त जा रहे हैं तो 5-5 हजार पे करेंगे, लेकिन अगर 4 दोस्त जा रहे हैं तो फिर 2,500 रुपीज ईच करेंगे। तो जैसे ही नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज हुए तो रेंट पर हेड डिक्रीज हो जाएगा। गॉट इट? गॉट इट? फिर हमारे पास आ गई बात स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट की। अब इसके बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका, तो यहां से जरा इसको रीड करें और मुझे बताएं कि आपको ये बात समझ आई। किसी को कोई डाउट इसमें? सब बच्चों को सही से समझ आ गई होगी बात, एग्जाम्पल भी क्लियर है, सब बच्चों को एक्सप्लेनेशन की जरूरत? चलिए शाबाश, गुड। अच्छा, ये वो टॉपिक है जो हम लोग पढ़ने हैं जिसको घर में भी जाके सिर्फ एक मरतबा रीड कर लेना है बस, लेकिन एक मरतबा रीड जरूर करना है, उसके बाद चाहे इसको छोड़ दीजिएगा। असल जो स्टोरी स्टार्ट होनी है ना हमारी, वो कल से होनी है कि हम लोगों ने इसको अकाउंट फॉर कैसे करना है। वो ओवरहेड्स की सही स्टोरी हमारी, अभी हम पहचान कर रहे हैं कि ओवरहेड में चीजें कौन कौन सी शामिल है, हम किसको आगे लेकर चलेंगे। अभी तक हम लोग सिर्फ वो चीजें देख रहे हैं। तो अब अगर यहां पे आप लोग गौर करें तो आगे आप लोगों के पास आ जाते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड एंड नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ऐसे एक्सपेंसेस, ओवरहेड मींस एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो प्रोडक्शन में हम लोग कर रहे हैं उन्हें प्रोडक्शन ओवरहेड कहा जाता है, और ऐसे एक्सपेंसेस जो प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है वो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड बन जाते हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड सिंपल सी बात, फैक्ट्री का तमाम तर एक्सपेंसेस प्रोडक्शन ओवरहेड है। फैक्ट्री के तमाम तर एक्सपेंसेस प्रोडक्शन ओवरहेड है। अब चाहे वो फैक्ट्री की इंश्योरेंस ही क्यों नहीं है, चाहे वो फैक्ट्री का रेंट है, फैक्ट्री के इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी बिल्स वगैरह शामिल है, फैक्ट्री के एम्प्लॉयज की सैलरीज वगैरह शामिल है, वो सारे के सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स बन जाएंगे, प्रोडक्शन ओवरहेड्स बन जाएंगे। लेकिन आपने साथ साथ अपने पास एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी रखा हुआ है, आपने ऐसा स्टाफ भी रखा हुआ है जो आपकी फाइनल प्रोडक्ट जो आप बना रहे हो उसको एडवर्टाइज कर रहा है, उसकी मार्केटिंग कर रहा है, तो एडवर्टीजमेंट है, मार्केटिंग एक्सपेंसेस आ रही हैं। आप लोगों ने अपने पास एक फाइनेंस डिपार्टमेंट भी बना के रखा हुआ है अपने हेड ऑफिस में, उस फाइनेंस डिपार्टमेंट को जो आप लोग पे कर रहे हो। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट भी हैं जो आपकी टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर रहे हैं, आपने एक आईटी डिपार्टमेंट बना के रखा हुआ है, उसको भी आप पे कर रहे हो, उसके भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं। लेकिन क्या ये प्रोडक्शन का पार्ट है? तो इसलिए ये नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं। अगर प्रोडक्शन ओवरहेड होंगे तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का पार्ट बनेंगे, मींस दैट कॉस्ट ऑफ एसिड में चले जाएंगे कि कॉस्ट ऑफ एसिड, सॉरी मैं एसिड बोल देता हूं, मतलब इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ यूनिट को डिटरमिन करने में हम लोग इनको अकाउंट पार करेंगे। लेकिन अगर नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं तो डायरेक्टली प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में एक्सपेंस के तौर पे चले जाते हैं, इनका कॉस्ट ऑफ यूनिट से कोई ताल्लुक, कोई रिलेशन नहीं होता, हम लोगों ने इनको अलग कर देना होता है। अब आपके पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जैसा कि अगर हमारे पास हेड ऑफिस और हमारी फैक्ट्री अलग अलग और दोनों ही रेंट पर हों और दो डिफरेंट बिल्डिंग्स हों, तो आपको बता देगा कि फैक्ट्री बिल्डिंग का रेंट है सपोज 50,000 रुपए और ऑफिस बिल्डिंग का रेंट है 30,000 रुपए, तो हम लोग जैसे वो एलोकेट कर रहा है हम वैसे का वैसा उसे दे देंगे। फैक्ट्री को प्रोडक्शन ओवरहेड को चार्ज कर देंगे 50,000 और नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड को ऑफिस रेंट चार्ज कर देंगे 30,000, जैसा उसने बताया। बात क्लियर? लेकिन अगर ये एक ही जगह पर हेड ऑफिस भी है हमारा, लेकिन साथ ही हमने उसी जगह पे अपनी फैक्ट्री भी बनाई हुई है, अलग अलग नहीं है, एक ही बिल्डिंग है, मैं उसका रेंट पे कर रहा हूं 50,000 रुपए। अब क्वेश्चन ये आता है ये 50,000 रुपए प्रोडक्शन पे लेकर जाऊं या नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड पे लेकर आऊं, तो आपको कोई ना कोई बेसिस बताएगा। वो स्पेस के मुताबिक भी हो सकती है कि एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने, हेड ऑफिस ने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है और कितनी स्पेस फैक्ट्री ने ऑक्यूपाई की हुई है, अकॉर्डिंग टू स्पेस हो सकता है रेंट हमारे पास, या कोई भी बेसिस होगी तो आपको बता देगा क्या आपने इसको 40-60 लेके जाना है, आपने 50-50 लेके जाना है, जो भी बेसिस होंगी हम उसके मुताबिक उस 50,000 को जाकर एलोकेट करेंगे। ठीक है, बात समझ आ गई? अच्छा, अब इसीलिए इनको अलग अलग से फाइंड करना जरूरी था। तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स एंड नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड एक मतलब रीड करें दोनों को।
हाँ जी, किसी को कोई डाउट प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स में? तो जैसी स्टोरी आप लोगों को सुनाई गई थी बिल्कुल वही सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रोडक्शन ओवरहेड आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर का पार्ट बनेंगे, मतलब पर यूनिट कॉस्ट को डिटरमिन करने में अकाउंट फॉर करेंगे हम इनको। और जो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं इनको क्लासिफाई किया जाएगा एज एन एक्सपेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। फिर वो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स में आपको बता रहा है कि कुछ आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ मार्केटिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस मतलब उन चीजों को मैनेज करना। क्या आपके पास कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट आपका मौजूद है, आपका आईटी डिपार्टमेंट मौजूद है, आपका एचआर डिपार्टमेंट वगैरह मौजूद है, तो उनके सैलरीज वगैरह और वहां पे यूज होने वाले इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन वगैरह वो सब कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का पार्ट बन जाएगा। लेकिन एक डिपार्टमेंट आपके पास मौजूद होता है जो आपकी फाइनल प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं, उनकी सेलिंग वगैरह कर रहे हैं, फिर उन प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक डिस्ट्रीब्यूट करता है या डिस्ट्रीब्यूटर्स तक पहुंचाता है। एक डिपार्टमेंट वो है जिसका काम उन प्रोडक्ट्स को सेल करने के ऊपर है, तो वो आपके एक्सपेंसेस आ जाते हैं। मार्केटिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूट हैं दोनों ही एक्सपेंसेस, दोनों ही स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएंगे। लेकिन अलग अलग से इनको क्लासिफाई किया जा सकता है। फिर हमारे पास यहाँ पर उसने एक फ्लो चार्ट आपको बना के दे दिया कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हो सकते हैं। डायरेक्ट होंगे तो वेरिएबल या फिक्स होंगे, और इनडायरेक्ट हुए तब भी वेरिएबल या फिक्स होंगे। हमेशा याद रखिएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को प्रोडक्शन ओवरहेड्स कहते हैं। ऑलराइट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को नहीं कहते, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को प्राइम कॉस्ट कहते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को प्रोडक्शन ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड्स का नाम दिया जाता है। बात क्लियर? फिर उसने कहा कि जो ओवरहेड्स होते हैं वो आपके प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी हो सकते हैं और नॉन प्रोडक्शन भी हो सकते हैं। जो प्रोडक्शन होंगे वो या तो फिक्स्ड होंगे या वेरिएबल, जबकि जो नॉन प्रोडक्शन होंगे वो फिक्स्ड एंड मार्केटिंग ओवरहेड्स वगैरह शामिल, एडमिन एड मार्केटिंग ओवरहेड्स होंगे। कुछ वेरिएबल मार्केटिंग ओवरहेड्स भी होते हैं। वेरिएबल मार्केटिंग ओवरहेड मतलब जैसे अभी सेल्स कमीशन की बात की थी कि प्रोडक्ट सेल करने पर हम अपने सेल्समैन को कमीशन पे करते हैं, तो है तो सेल करने पर ही ना, सेलिंग एक्सपेंस ही आएगा ये हमारे पास। बात क्लियर? बाकी ये सारा थ्योरेटिकल पॉइंट जितने भी हैं आपने इसको एक मर्तबा से अच्छे तरीके से रीड कर लेना है। तो आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ आ जाएंगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे कॉस्टिंग ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड, और जहां से बेसिकली आपका चैप्टर स्टार्ट होता है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वगैरह के हम लोगों ने पूरे अपने इस चैप्टर में कैलकुलेशंस कैसे करनी है, ओवरहेड्स को एलोकेट किस तरह से करना है डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर। फिर हमारे पास कुछ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, कुछ सर्विसेज डिपार्टमेंट है, हम लोगों ने उनको साथ साथ लेके चलना है। तो नेक्स्ट हमारे लेक्चर इंशाल्लाह बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहां तक थ्योरेटिकल पोर्शन हमारा तकरीबन कंप्लीट हो गया है, और इसको आप लोगों ने जस्ट वन टाइम एक अच्छे तरीके से एक एक्टिव रीडिंग करके आनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।